आ गई। चलिए मेरे बच्चों, क्या स्क्रीन आ गई? जी सर आ गई। हम फिक्स कॉस्ट को पढ़ चुके, अब मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट को। आइए जरा देखें वेरिएबल कॉस्ट कैसी है। देखें वेरिएबल कॉस्ट क्या है। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट दैट वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरीज। सर वो कॉस्ट जो आउटपुट पर डिपेंडेंट हो, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे, वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज, हम जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आउटपुट के साथ बढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक शर्ट बनाकर बेचता हूं, ठीक है, हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है और हम शर्ट्स बनाकर बेचते हैं, ठीक हो गया सर। हम शर्ट्स बनाकर बेचते हैं। अब सुनना मेरी बात तवज्जो से। सर सीन क्या हुआ? सीन ये हुआ मेरे बच्चों के, हमने ऑर्डर्स लिए और हम पहले 50 शर्ट्स बना रहे थे, अब हम 100 शर्ट्स बनाने लगे, ठीक है। या मैं एक शर्ट बनाऊंगा तो डेफिनेटली एक शर्ट का कपड़ा, उसका रॉ मटेरियल, उसका धागा, उसकी एसेसरीज लगेंगी। लेकिन मैं जैसे ही एक से दूसरी शर्ट पे जाऊंगा, अब कपड़ा भी ज्यादा लगेगा, ठीक है, उसका ओवरहेड एसेसरीज भी, बटन हो गया, उसके अंदर जो कफ्स होते हैं, बुकरम होता है, वो ज्यादा लगेगा, टेलर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो सर वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट की वो कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ साथ चले। जैसे जैसे आउटपुट बढ़े वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़े। इसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। अग्रीड। जैसे वेजेस हो गया, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जैसे फ्यूल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो गई, पैकिंग कॉस्ट हो गई, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गई। ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बोलो अग्रीड। चलें आगे। अब जरा वेरिएबल कॉस्ट का स्केड्यूल देखना। सर ये तो बड़ा मुश्किल है। आओ अभी 1 मिनट में याद कराते हैं। अब सुनते रहना तवज्जो से। सुन रहे हो? अब सुनना मेरी बात, ये कैसे है। देखो होता क्या है, जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, आवाज सुन रहे हो ना सारे? जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, हम जैसे जैसे अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए लेबर को बढ़ाते हैं कि भाई मैंने ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो मैं ज्यादा लोगों को हायर करूंगा, है ना। अगर मुझे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो डेफिनेटली मैं ज्यादा लोगों को हायर करूंगा, ठीक हो गया। मैं पहले से ज्यादा रॉ मटेरियल लूंगा, पहले से ज्यादा लोगों को हायर करूंगा। तो जैसे ही आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, आपका प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर। अच्छा एक बात बताओ, आजकल कैंपस में क्लासेस नहीं हो रही हैं, चलो जल्दी जल्दी सर के सवाल का जवाब दो, जल्दी सर के सवाल का जवाब दो। बताओ आजकल कैंपस में क्लासें नहीं हो रही, हमारे कंप्यूटर्स, हमारा फर्नीचर, हमारा जनरेटर इस्तेमाल नहीं हो रहा, हमारी स्टेशनरी इस्तेमाल नहीं हो रही। सर हमारे एसेट्स जूं के तूं पड़े हैं, बिल्डिंग खाली पड़ी है क्योंकि हम सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं,
सारी क्लासें मतलब बच्चे ही बच्चे, एक जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह होते थे, आज सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं। चले जाओ कोचिंग में तो ऐसा लगता है हूँ का आलम है। मगरिब के बाद तो डर लगता है कि भैया इतना बड़ा कैंपस है, ऊपर जाओ नीचे जाओ चारों तरफ खाली। मैं पहले कई 100 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने आते थे, आज सारे घरों पे बैठे हैं। बताओ, जगह का रेंट तो वैसे ही जा रहा है, हमारा जनरेटर वैसे ही पड़ा हुआ है। भाई अगर आप जनरेटर हमने लिया तो हमने क्यों लिया था? चलाने के लिए। हमने जो डिफरेंट तरह की चीजें खरीदी थी क्यों ली थी? बोलो, इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये लॉकडाउन के चक्कर में सब बंद पड़ा हुआ है। तो बताओ, हमारे एसेट, हमारा मशीनरी, हमारा इक्विपमेंट एफिशिएंट यूटिलाइज हो रहा है या इनएफिशिएंट? जल्दी बोलो, हमारे एसेट एफिशिएंट यूटिलाइज हो रहे हैं या इनएफिशिएंट? बोलो जल्दी बोलो, हमारे एसेट्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं? बोलो, हमारे एसेट एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है इनएफिशिएंटली? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, बोलो भाई, फर्स्ट ईयर वालों का जवाब नहीं आ रहा है। जल्दी बोलो, हमारे एसेट्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं या इनएफिशिएंटली? क्या लगता है तुम्हें? जनरेटर बंद पड़ा है, फर्नीचर वैसे ही पड़े हैं, बिल्डिंग खाली पड़ी है, चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। बोलो, एसेट एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है या इनएफिशिएंटली? डेफिनेटली सर, ये हमारा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। हमने बिल्डिंग खाली रखने के लिए थोड़ी ना किराए पे ली भाई। जगह का रेंट अपनी जगह जा रहा है, जनरेटर धूल मट्टी में पड़े पड़े मतलब वो मतलब खराब ही हो रहा है ना एक तरीके से। चल कर खराब हो जाए बेहतर है, या एक नई गाड़ी लो और घर के बाहर खड़ी करके छोड़ दो। भाई फायदा क्या है उसको खड़े करके छोड़ने का? 1 रुपए का फायदा नहीं है। खड़े खड़े तो खराब हो जाएगी, जंग पड़ जाएगा, टायर से हवा निकल जाएगी, नीचे कचरा जमा होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता 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 करके गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाएगा सर। सो सर, हम इनएफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को पढ़ाने की इजाजत दे दे गवर्नमेंट, चलो भाई अब यूनिवर्सिटी के बच्चे बुला लो, अब जनाबे वाला कॉलेज के बुला लो, अब स्कूल के बुला लो। हम जैसे जैसे अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, हमारा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट फर्नीचर फिक्सचर मशीनरी एफिशिएंटली यूटिलाइज होना शुरू होंगे। तो जैसे जैसे हम अपने आउटपुट को बढ़ाते हैं, इनिशियली चूंकि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है सर, लेबर कम होगी, उसका सुपरविजन बेहतर होगा। सही है, हम जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाने के लिए लेबर को बढ़ाएंगे सर, इनिशियल स्टेज में चूंकि लेबर कम होगी, एफिशिएंसी बेहतर होगी सर, सुपरविजन बेहतर होगा, लेबर पे कंट्रोल बेहतर होगा सर, डिवीजन ऑफ लेबर अच्छी होगी। सही आदमी को सही काम पे रखेंगे, फिर उसे सुपरवाइज करेंगे, उसको देखते भी रहेंगे, हर वक्त देखते रहेंगे। मिसाल के तौर पे हमारी बिल्डिंग में 20 क्लास कमरे हैं, 20 में 20 के 20 में क्लासें होंगी, तो मैनेजमेंट के लिए मुश्किल है ये सारी क्लासों को एक वक्त में देखना मैनेज करना। लेकिन 20 कमरे हैं, गवर्नमेंट ने बोला अभी सिर्फ 2 क्लासों को बुलाओ, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब हमारे एडमिन में 6 लोग हैं सर, क्लासें आ गई 6 में 6, हर क्लास के बाहर एक एडमिन का आदमी खड़ा हो गया, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अटेन हो जाएगी। लेकिन सर, जब हम बहुत लंबे लॉन्ग टर्म में चाहते जाएं और अपना आउटपुट प्रोड्यूस करें, तो वही एफिशिएंट इनएफिशिएंट बन जाता है। अब तुम देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट दैट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट वेरीज। आप बर्गर की दुकान पे गए, पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर, पांचवा ऑर्डर, छठा ऑर्डर। अब सुनना मेरी बात, वो जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह तो वही है कंपनी का। भाई एक बर्गर के दुकान पे, मैकडोनल्ड्स या हार्डीज या वॉट एवर, ठीक है, एक बर्गर के या बर्गर क्लॉक पे या वॉट एवर कोई भी एक बर्गर की दुकान पे एक सेल्समैन जो खड़ा हुआ है, कैश पे काउंटर पे जो खड़ा हुआ है, जो बर्गर बनाने वाला खड़ा है, उसकी सैलरी तो फिक्स है। भाई सुबह तुमने 12 बजे आना है दोपहर, और रात के 12 बजे जाओगे तुम, ठीक, तो उसकी सैलरी तो फिक्स है, उसकी सैलरी में तो कोई चेंज ही नहीं है। लेकिन जब वो एक बर्गर बनाएगा तो उस एक बर्गर के हिसाब से बन, पैटी, सॉसेजेस और जो वेजिटेबल वगैरह डलता है वो इस्तेमाल होगा। लेकिन वो जैसे ही दूसरा बर्गर बनाएगा, अब क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, पहले से ज्यादा बन इस्तेमाल होंगे, पहले से ज्यादा सॉसेज इस्तेमाल होंगे, पहले से ज्यादा वेजिटेबल, पहले से ज्यादा पैटी, पहले से ज्यादा बॉक्स पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होगा। ये है वेरिएबल कॉस्ट। हम जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाएं, पहले यूनिट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक, हम जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाएंगे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, ये वेरिएबल है। लेकिन कॉस्ट कैसे बढ़ेगी ये समझने की जरूरत है। तब टेबल याद नहीं करना पड़ेगा, फटक से खुद बना लोगे।
सर कैसे बढ़ेगी? सर जब हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। नया बन लेना है, नई पैटी लेनी है, नए सॉसेस लेने हैं, नए केचप लेना है, तो कॉस्ट तो बढ़ी है सर। लेकिन चूंकि इनिशियली जब हम अपने आउटपुट को बढ़ा रहे होते हैं, जैसे जैसे बढ़ाते हैं हमारे एसेट एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, हमारे एसेट एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, ऐसा ही है। उस एफिशिएंसी की वजह से कॉस्ट बढ़ती तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। कॉस्ट बढ़ती तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। सर ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने का क्या मतलब है? आओ जरा पहले ये समझें। मैंने कहा ये तीन लोग हैं, एक्स, वाई और जी। अच्छा चलो, बल्कि एक मिनट के लिए मैं इस प्रेजेंटेशन को हटा के तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझा दूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं गया, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट शेयर करने जा रहा हूं आपसे। मैं एक नया डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं, जरा बताइए क्या नजर आया? ये आ गया। बोलो क्या स्क्रीन नजर आ रही है? बोलो बेटा, क्या एक नई स्क्रीन नजर आ रही है? बोलो बेटा, क्या एक नई स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। अब जरा देखना, ये तीन लोग हैं, ठीक है। तीनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तीनों ने एमबीए किया आईबीए से। तीनों की एक ही कंपनी में जॉब लगी और तीनों को कंपनी ने कहा कि भैया हम आपको 1-1 लाख रुपए की सैलरी देंगे। ठीक, आपको 1-1 लाख रुपए की सैलरी देंगे, 1-1 लाख रुपए की सैलरी देंगे पर मंथ। ठीक, हमने कहा ठीक है जी। लेकिन डायरेक्टर ने बुलाकर ये बोला कि देखो भाई बात सुनो, सैलरी तो 1 लाख मिलेगी, लेकिन आने वाले साल में यानी कि अगले साल में नेक्स्ट ईयर में जब आपके इंक्रीमेंट्स होंगे, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, तो वो इजाफा, वो इंक्रीमेंट डिपेंडेंट होगा आपकी परफॉर्मेंस पे। मैंने बोला क्या मतलब सर परफॉर्मेंस पे होगा? मैंने कहा जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करोगे उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। इसका मतलब हम रिवॉर्ड बेस, चाहिए रिवॉर्ड बेस इंक्रीमेंट या रिवॉर्ड बेस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड मैकेनिज्म। क्या बोला सर आपने? परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड मैकेनिज्म। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम। अब जी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जी तीनों ने अपनी अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट किया। 1 साल गुजरा, 1 साल गुजरा, मिस्टर एक्स की सैलरी, वो जो लाल रंग से लिखा हुआ है ना, लाल और नीले रंग से, ये सैलरी का चेंज है। ये जिसे मैं अब ट्राइंगल बना रहा हूं, ये सैलरी का चेंज है। अबे क्या हो गया भाई? ये चेंज इन सैलरी है, ये चेंज इन सैलरी है। समझ रहे हो मेरी बात? ये चेंज इन सैलरी है। ठीक, ये चेंज इन सैलरी है। बताओ, सैलरी 1 साल थी, पहला साल गुजरा, 1,20,000 से बढ़ी और सैलरी हो गई 2,20,000। ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से मिस्टर वाई की सैलरी भी बढ़ी, मिस्टर वाई की सैलरी भी बढ़ गई। मिस्टर वाई की सैलरी कितनी थी? 1 लाख थी, 1 लाख से बढ़ गई। अब कितनी हो गई सर? अब कितनी हो गई? बोलिए अब कितनी हो गई? जल्दी बोलिए अब कितनी हो गई? सर 2 लाख रुपए हो गई। ठीक, 2 लाख रुपए हो गई, ऐसा ही है ना? 2 लाख रुपए हो गई। मिस्टर जेड की सैलरी भी बढ़ी, पहले थी 1,80,000 से बढ़ी और हो गई 1,80,000। इसका मतलब जब दूसरा साल शुरू हुआ तो मिस्टर एक्स की सैलरी कितनी थी? सर उनकी सैलरी 2,20,000 थी। सर
मिस्टर बी की सैलरी कितनी, मिस्टर वाई की सैलरी कितनी थी, 2 लाख थी, और मिस्टर जी की सैलरी 1,80,000 थी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तीनों की सैलरी बड़ी है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दो। क्या तीनों की सैलरी बड़ी है? सही है। क्या तीनों की सैलरी बड़ी है? जल्दी बताओ, क्या तीनों की सैलरी बड़ी है? यस सर, तीनों की सैलरी बड़ी है। लेकिन क्या सैलरी के बढ़ने में कोई ट्रेंड है? क्या सैलरी के बढ़ने में कोई ट्रेंड है? क्या सैलरी के बढ़ने में कोई ट्रेंड है? नजर आ रहा है? क्या ट्रेंड है बताओ। सर मिस्टर एक्स की सैलरी, मिस्टर एक्स की सैलरी है ना 1,20,000 से बड़ी, मिस्टर वाई की सैलरी 1 लाख से बड़ी, और मिस्टर जी की सैलरी कितने से बड़ी? जल्दी बोलो, मिस्टर जी की सैलरी कितने से बड़ी? सर मिस्टर जी की सैलरी 80,000 से बड़ी है। मिस्टर जी की सैलरी 80,000 से बड़ी है। अगला साल फिर गुजरा, फिर 1 साल गुजरा, मिस्टर वाई की सैलरी अब 1,50,000 से बढ़ी। पहले 2,20 थी, अब 1,50 से बढ़ के हो गई 3,70,000। मिस्टर वाई की सैलरी पहले 1 थी, 1 लाख से बढ़ के हो गई 2 लाख, फिर 1 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? 3 लाख। लेकिन जब मैं मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर जी के लिए देखो, मिस्टर जी फॉर जीब्रा, जी फॉर जीब्रा के लिए देखो, तो सर 60,000 की, बोलो भाई बोलो, 1 लाख की सैलरी थी, पहले बढ़ी 80,000, फिर बढ़ी 60,000। बताओ क्या कोई ट्रेंड छुपा हुआ है? क्या कोई ऐसा हिडन इम्पैक्ट है जो आप रियलाइज कर पा रहे हैं तीनों के सैलरी के बढ़ने में? बोलो। बोलो अनस, अब्दुल्ला, कोई ट्रेंड नजर आ रहा है सैलरी के बढ़ने में? ब्रिनेश शाबाश, बोलो बेटा। अंशरा, अजरा, बोलो बेटा, बोलो जल्दी। सर मिस्टर एक्स की सैलरी जो बढ़ रही है हर बार पहले से, बोलो बोलो, हर बार पहले से ज्यादा बढ़ रही है। अजरा, सरोज बोलो, क्या हर बार मिस्टर ए की सैलरी पहले से ज्यादा बढ़ रही है? यस सर। क्या मिस्टर बी की सैलरी हर बार पहले जितनी ही बढ़ रही है? यस सर। क्या मिस्टर जेड की सैलरी, मिस्टर जी की सैलरी हर बार पहले के मुकाबले में कम बढ़ती है? तो जिसकी सैलरी हर बार पहले से ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी सैलरी क्या हो रही है? इंक्रीज, इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। और जिसकी सैलरी हर बार पहले जैसी ही बढ़ रही है उसे कहते हैं इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। और जिसकी सैलरी हर बार पहले के मुकाबले में कम बढ़ रही है उसे कहते हैं इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। बोलो भाई, समझ रहे हो? एक्स की सैलरी हर बार पहले से ज्यादा बढ़ती है, इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। वाई की सैलरी हर बार पहले जैसे ही बढ़ती है, इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। लेकिन मिस्टर जेड की सैलरी बढ़ती तो है, लेकिन हर बार पहले के मुकाबले में कम। ठीक हो गया? इसे कहते हैं इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। बोलो अग्रीड, बोलो अग्रीड। बोलो अजरा, अंशरा, बीनेश, मरियम, बेटा क्लियर? आबान, हम्माद किधर गायब है? हम्माद का पता है किसी को? अब्दुल्ला, हम्माद। अच्छा आओ आगे चलें। मैं इस स्लाइड को बंद कर रहा हूं। मैं अब इस स्लाइड को बंद करके दोबारा वहीं पर जा रहा हूं जो पढ़ रहे थे हम लोग, जो पढ़ रहे थे हम वहीं पर आगे दोबारा। बताइए क्या शेयर डॉक्यूमेंट नजर आ गया? अब आओ, अब आओ, अब हम वेरिएबल कॉस्ट को पढ़े, जरा सुनना। सर जब हम जीरो आउटपुट बना रहे थे तो वेरिएबल भी जीरो थी क्योंकि वेरिएबल आउटपुट पे डिपेंडेंट है।
जब तक आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगी। जब तक आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगी। अब क्या हुआ सर, हमने पहला यूनिट बनाया, वेरिएबल कॉस्ट 9 आ गई, अज्यूम किया है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है। सर ये 9 क्यों आई? भाई आप 10 लिख लो, आप 8 लिख लो, लेकिन इसके पीछे एक ट्रेंड है। अब सुनो, मैं कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, लॉकडाउन की वजह से सब बंद था। अब मैंने अपनी लेबर को इस्तेमाल करके पहला यूनिट बनाया। बताओ क्या मेरे एसेट, क्या मेरे रिसोर्सेज अब एफिशिएंटली इस्तेमाल होना शुरू हो गए? बोलो क्या मेरे एसेट अब एफिशिएंटली यूटिलाइज होना शुरू हो गए? प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सर है, बोलो क्या ये एफिशिएंटली इस्तेमाल होना शुरू हो गए? यस सर, ये एफिशिएंटली इस्तेमाल होना शुरू हो गए। इनका सुपरविजन भी बेहतर होगा क्योंकि लोग कम है ना। इनकी डिवीजन ऑफ लेबर, इनकी एक्सपर्टी के हिसाब से इनको काम देना भी मेरे लिए आसान होगा। खुद बताओ, एक फैक्ट्री में 3,000 लोग काम करें और एक फैक्ट्री में 300 लोग काम करें, संभालना किसको आसान है? डेफिनेटली 300 वालों। अच्छा, और एक में 30 लोग काम करें तो डेफिनेटली 30 वाले को। अच्छा, एक जगह 3 ही काम करें और आसान। अच्छा, कोई ऐसा घर हो जिसमें एक ही लेबर हो, यानी कि एक ही उस घर में काम करने वाली कोई मासी, आया, बुआ, मोहतरमा जो आती हैं, जो आपकी अम्मा को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, तो क्या ख्याल है? वो एक ही आदमी काम कर रहा है ना, तो सुपरविजन बेहतर है। अब आप जैसे ही दूसरा आदमी का हायर करेंगे, उसे उसकी एक्सपर्टी के हिसाब से काम देंगे, आउटपुट तो बढ़ेगा, है ना। आउटपुट में बिहेवियर एफिशिएंट होगा, लेकिन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की वजह से, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से और कई सारे फैक्टर्स की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं ये कैसे बढ़ रही है। जरा पेन देखना, पेन। पहले यूनिट पे कितनी है? 9। दूसरे पे कितनी आ गई है? 17। जरा मुझे बताओ चेंज कितने का आया है? चेंज चेंज कितने का आया है, जल्दी बोलो। 9 रुपए लग रहे थे वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट को बनाने की, अब कितने लग रहे हैं? 17। उसी एक यूनिट को बनाने कितने का चेंज आया, जल्दी बोलो। 8। शाबाश। 17 और 24 में कितने का चेंज आया, बोलो। 17 और 24 में कितने का चेंज आया, बोलो। 17 और 24 में कितने का चेंज आया? शाबाश। अच्छा जरा बोला 24 और 30 में कितने का चेंज आया? बोलो 30 और 24 में कितने का चेंज आया? शाबाश। बताओ क्या जो हर बार जो चेंज आ रहा है वो पहले के मुकाबले में कम है? सर वेरिएबल कॉस्ट पहले 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस, बोलो भाई, बोलो भाई, 17 प्लस, हाँ 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 6 30। सर वेरिएबल बढ़ तो रही है, लेकिन किस रेट से बढ़ रही है? उसका पोटेंशियल, उसका टेंसाइल क्या है? देखो, हर बार पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ रही है, या हर बार पहले जैसी ही बढ़ रही है, या फिर हर बार पहले से ज्यादा बढ़ रही है, हर बार पहले से कम बढ़ रही है? हाँ, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीज तो हो रही है, 9 से 17, 17 से 24, 24 से 30, इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन एफिशिएंट प्रोडक्टिव बिहेवियर की वजह से ये किस रेट से इंक्रीज हो रही है? देखिए कौन बताएगा किस रेट से इंक्रीज हो रही है? बोलो कौन बताएगा किस रेट से इंक्रीज हो रही है? बोलो कौन बताएगा? इंक्रीजिंग रेट से या डिक्रीजिंग रेट से? शाबाश। वेरिएबल कैसे आ गई, समझ गए? 9, 9 प्लस, बोलो भाई बोलो, 9 प्लस, बोलो भाई बोलो, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6
17 प्लस 6, सॉरी 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 6 30। सर बढ़ तो रही है, हर बार पहले के मुकाबले में कम बढ़ रही है, अग्री। उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद जाके अब ये बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट से। अब बताओ 6 के चेंज के बाद अब कितने का चेंज आया, 7 का। अब कितने का चेंज आया, 8 का। अब कितने का चेंज आया, 9, 11, 13। क्या ख्याल है? तो एक सर्टेन लेवल तक, एक सर्टेन लेवल तक ये बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट से, और फिर ये बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब जरा देखना, अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनना तवज्जो से सुनना। जो जब कोई चीज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, कोई चीज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, तो उसका जो स्लोप बढ़ता है, बढ़ने का स्लोप पॉजिटिव होता है। ऐसे बढ़ती है जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही हो, पुल के ऊपर आपकी गाड़ी आगे बढ़े, आप पुल पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं, जैसे आप अब्बा के साथ कभी गाड़ी या बाइक में बैठे हो और अब्बा पुल पे गाड़ी चलाना शुरू करें, तो जो पुल पे गाड़ी चलती है, अगर मैं पुल को ऐसा कर दूं, देखना, अगर मैं पुल को ऐसा कर दूं, बोलो मुमकिन है इस पे गाड़ी चलना? बोलो मुमकिन है इस पे गाड़ी चलना? सर नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पुल पे गाड़ी जो चलती है वो ऐसे चलती है। इसमें फर्क क्या है सर, इसमें फर्क क्या है, इन दोनों डायग्रामों में फर्क क्या है? फर्क बताओ कोई। सर देखिए, ये जो मैं एरो बना रहा हूं ना, ये इंक्रीज को शो कर रहा है, इंक्रीज हो रही है चीज, और ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो सर जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो स्लोप क्यों फर्क है? सर ये जो ऊपर वाला कर्व है जिसको ए बोला, ये इंक्रीज हो रहा है किस तरह पता है? इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट से, ठीक। और ये जो नीचे वाला है, ये इंक्रीज हो रहा है किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो समझ रहे हो मेरी बात? तो कॉस्ट पहले कैसे बढ़ी है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ी है। फिर कैसे बढ़ी है? इंक्रीजिंग रेट से। अगर तुम वेरिएबल को देखोगे तो जो चीज इन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ी है वो पहले कुछ स्लोप देगी फ्लैटर, और फिर वो किस रेट से बढ़ जाएगी? इंक्रीजिंग, तो ये स्टीप हो जाएगी। जरा देखना वेरिएबल की डायग्राम कैसे बनेगी, वेरिएबल की डायग्राम कैसे बनेगी। नोटिस कर रहे हो? ये देख रहे हो? ये जरा कर्व को ऐड तो करना, कर्व को ऐड तो करना, ऐड तो करो। ये देखो, ये है वेरिएबल। अब देखना जिस एरिया को मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये किस रेट से बढ़ी है? डिक्रीजिंग। ये किस रेट से बढ़ी है? इस रीजन में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ी है। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किस रेट से बढ़ रही है? शाबाश, ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। बोलो क्लियर हो रहा है? बोलो क्लियर हो रहा है? अनस बेटा क्लियर हो रहा है? अनस बेटा क्लियर हो रहा है? अंशरा बेटा क्लियर हो रहा है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। बताओ अब ये वैल्यू याद करनी है या हो जाएगी ये वैल्यू? बताओ ये वाली वैल्यू जिसको मैंने रेड करके गंदा कर दिया, ये याद हो जाएगी या हमें इसको रटना पड़ेगा? सर पहले पे 9, दूसरे पे बोलो क्या आएगी? 9 के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बोलो। 9 के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी? सर 17। शाबाश। 17 के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी?
अब बताओ 17 के बाद क्या होगा? शाबाश 24, 24 के बाद क्या होगा? 30, 30 के बाद क्या होगा? 37, 37 के बाद क्या होगा? जल्दी बोलो। 37 के बाद क्या होगा? जल्दी बोलो। 37 के बाद 45। क्या ये खुद से बनाने की पोजीशन में आ गए हो? सर कोई पूछे ये क्यों बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है? आप बोलेंगे सर हम एफिशिएंट से इनएफिशिएंट बिहेवियर पे जा रहे हैं। जब आउटपुट कम होता है तो प्रोडक्शन बिहेवियर एफिशिएंट होता है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है इनएफिशिएंसी आने लगती है। ठीक हो गया? ठीक हो गया? बना लो वेरिएबल कॉस्ट को, बना लो, ड्रॉ कर लो और तस्वीर खींच के भेजो। जो डायग्राम बनाओ वो तस्वीर खींच के भेजो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी तस्वीर खींच के भेजो। ये सब मुश्किल कॉन्सेप्ट था ये समझाना, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है या डिक्रीजिंग रेट से। तो सर कोई पूछे कि इनिशियली कॉस्ट कैसे बढ़ती है? सर जैसे जैसे हम आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, चूंकि इनिशियली प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है, सुपरविजन बेहतर होता है। ठीक, मैं आपके अंडर में 5 लोग दे दूं आप आसानी से काम करा लेंगे, 50 दे दूं मुश्किल होगी, और 500 दे दूं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन कौन है जो मेरे अंडर में काम कर रहा है। सर जितनी ज्यादा लेबर होगी फिर इनएफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इनिशियली सुपरविजन के बेहतर होने की वजह से, डिवीजन ऑफ लेबर के बेहतर होने की वजह से, ठीक, और सबसे बढ़कर तो ये कि आपका कंट्रोल इफेक्टिव है इनिशियली, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ती तो है लेकिन हर बार पहले के मुकाबले में कम। इसे कहते हैं इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद ये इंक्रीज होगी एट एन इंक्रीजिंग रेट। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? अंशरा, क्या मैं आगे बढ़ूं? आबान, क्या मैं हम्माद आगे बढ़ूं? अब्दुल्ला, क्या मैं आगे बढ़ूं? विनेश, मरियम, सरोश, अजरा, क्या मैं आगे बढ़ूं? अब आ गई डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल लिख कर दिखाओगे अपनी कॉपी में। इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेके ओके का मैसेज करो, ये कल घर से होमवर्क है, पेपर में आता है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सर पढ़ाओगे नहीं? नालायकों, फिक्स्ड और वेरिएबल जो पढ़ाया ना उसी के पॉइंट्स लिख दिए हैं। आखिरी पॉइंट में डायग्राम बनाओगे घर पे। ये फिक्स कॉस्ट बनेगी, वाई एक्सिस पे रखोगे कॉस्ट, एक्स एक्सिस पे रखोगे आउटपुट, और अगर मैं वेरिएबल की डायग्राम बनाऊं तो वेरिएबल कॉस्ट की डायग्राम कैसी है? सर ये पहले अरे ये क्या कर दिया मैंने? ठीक है, ये डायग्राम बना लोगे, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके मुझे ओके का मैसेज करो। घर पे लिखोगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो भाई आगे बढ़ूंगा मैं। अब मैं वेरिएबल पढ़ ली और फिक्स पढ़ लिया। देखो इसका मतलब जब बिजनेस खर्चा करता है तो खर्चे दो तरह के होंगे, या फिक्स्ड होंगे या वेरिएबल होंगे, या फिक्स्ड होंगे या वेरिएबल होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? या तो फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा। सर कैसे पता चलेगा? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो शॉर्ट रन में फिक्स रहे एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। आओ जरा एक बार फिर मिसालें ले लें और आगे बढ़ते हैं। सुनना मेरी बात तवज्जो से देखो। अभी एक क्लास भी कोचिंग में नहीं हो रही, लेकिन जगह का रेंट तो उतना ही जा रहा। चौकीदार बाहर दो बेचारे सुबह दोपहर 2 बजे से लेके, वैसे स्कूल के टाइम से बैठे रहते हैं। बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ ही नहीं रहे। सुबह 8 बजे स्कूल खुलता है, स्कूल में टीचर भी कम ही आ रहे हैं, कोचिंग में टीचर कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, क्लासें नहीं हो रही हैं।
लेकिन वो गार्ड बेचारा रोजाना सुबह से बैठा हुआ है, एडमिन का स्टाफ सुबह से आ रहा है, शाम में जा रहा है, रात में जा रहा है। तो सर एडमिन स्टाफ की सैलरी, जगह का रेंट, ये फिक्स कॉस्ट है, लेकिन स्टेशनरी का खर्चा, यूटिलिटीज का खर्चा, टीचर्स की सैलरी, ये वेरिएबल है। क्लासें नहीं हो रही, टीचर नहीं आ रहे, सैलरी नहीं दे रहे हम, ठीक है। तो सर बिजनेस की कॉस्ट फिक्स्ड होती है, वेरिएबल? सर बिजनेस की कॉस्ट फिक्स्ड भी होती है, वेरिएबल भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम फिक्स्ड और वेरिएबल को मिला लें तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो मेरे मोहतरम बच्चों। हम फिक्स्ड और वेरिएबल को मिला लें तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो मेरे मोहतरम बच्चों। ये बनेगी टोटल कॉस्ट, all of the expenses to produce each level of output. It would be the total cost, it would be the sum of fixed cost and variable cost. फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट बराबर है किसके, टोटल कॉस्ट बराबर है किसके, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अग्रीड, अग्रीड। तो सर टोटल कॉस्ट प्लस फिक्स, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। आ जाओ जरा शेड्यूल देखो, ये देखो, ये वही फिक्स कॉस्ट है विच रिमेन फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल वही 9 में ऐड किया 8, 17 में ऐड किया 7, 24 में ऐड किया 6 में, फिर 30 में ऐड किया 7, 37 में ऐड किया 8, 45 में ऐड किया बोलो 9, फिर ऐड किया 10, ऐसे। ये क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन जब मैं फिक्स्ड ए वेरिएबल बी को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सी। तो सी टोटल कॉस्ट है विच वुड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अग्रीड। अब सुनना मेरी बात, जरा एक डायग्राम देखो तो, एक डायग्राम देखना। चलो जल्दी बताओ सर, जो अब बना रहे हैं क्या फिक्स कॉस्ट ऐसी ही होती है? यस सर। क्या वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसी थी? यस सर। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट कर दूं, अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को एक साथ प्लॉट कर दूं, ये वेरिएबल कॉस्ट, अब मैं जब इन दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे क्या निकल के मिलेगी, कहीं मुझे कहीं मिलेगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब जीरो आउटपुट है, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, जब जीरो आउटपुट है, सर्कल कर दिया, तो फिक्स कॉस्ट तो जीरो नहीं होगी, इसी वजह से टोटल भी जीरो नहीं होती। एक एमसीक्यू बन गया यहाँ, एक एमसीक्यू बन गया यहाँ। क्या एमसीक्यू बना, क्या एमसीक्यू बना, जल्दी बताओ क्या एमसीक्यू बना? सर एमसीक्यू ये बना, एमसीक्यू ये बना कि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, at zero level of output total cost is equal to, at zero level of output total cost is equal to, at zero level of output total cost is equal to, बोलो किसके बराबर होगा? शाबाश हम्मद। जब जब जीरो आउटपुट होगा तो हमारी टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, खुद देखकर बताओ। हमारी टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, खुद देखकर बताओ। जब आप जीरो आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट बराबर है किसके, सॉरी टोटल कॉस्ट बराबर है किसके, फिक्स कॉस्ट के। अग्रीड। एक बात बताओ, क्या फिक्स कॉस्ट खुद कोई चीज है या वेरिएबल और टोटल का सम है ये? सर फिक्स कॉस्ट खुद तो कुछ है नहीं,
ये टोटल का और फिक्स्ड और वेरिएबल का समेशन है, उनका एवरेज बिहेवियर है। तो देखो वेरिएबल जीरो होती है लेकिन टोटल जीरो नहीं होगी। टोटल कहां से शुरू होगी? जहां से फिक्स शुरू होगा। फिर टोटल में जो चेंज आ रहा है जरा बताना, टोटल कितनी है? 50, 59, 67, 74, 80, 80, 87 के बाद 95। जरा चेंज निकालना तो 50 और 59 में चेंज निकालो, कितना आएगा? 50 और 59 का चेंज कितना आएगा? 9। अच्छा 59 और 67 का चेंज कितना आएगा? बोलो जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो। 59 और 67 के दरमियान चेंज कितने का आएगा? 8। बताओ क्या टोटल कॉस्ट में चेंज वही नहीं आ रहा जो वेरिएबल में चेंज आ रहा था? हम बात सोच कर बोलिए, वेरिएबल में चेंज के जो चेंज वेरिएबल में आ रहा था क्या वही टोटल में भी आ रहा है? डिफरेंस कैसे आ रहा है भाई? अल्लाह के बंदो सोचो तो जरा। वेरिएबल का चेंज देखो, इसमें कितने का चेंज आया? 9 का चेंज आया भाईजान। वेरिएबल में चेंज कितने का आया? 9 का। टोटल में चेंज कितने का आया? 9 का। फिर चेंज कितने का आया? 8 का। टोटल में भी कितने का चेंज आया? 8 का। 17 और 24 में कितने का चेंज? 7 का। 67 और 47 में कितने का चेंज? बोलो निकम्मो। हम्माद, हम्माद बोल नालायक। अनस ध्यान किधर है बेवकूफ? क्या चेंज सेम नहीं आ रहा? क्या चेंज सेम नहीं आ रहा? निकम्मो जल्दी बोलो नालायकों, क्या चेंज सेम नहीं आ रहा? यस सर सेम आ रहा है। जी सर सेम आ रहा है। इसका मतलब चूंकि फिक्स तो चेंज होती ही नहीं है, तो टोटल जैसे जैसे वेरिएबल चेंज होगा, जैसे जैसे वेरिएबल चेंज होगा, जैसे जैसे वेरिएबल चेंज होगा टोटल भी चेंज होगा। बोलो इससे अग्री करते हैं? जैसे जैसे वेरिएबल चेंज होगा वैसे वैसे टोटल भी चेंज होगा। अग्री करते हैं? यस सर। तो टोटल की शक्ल दिखने में बिल्कुल वैसी होगी जैसे वेरिएबल होती है। ठीक है, जरा देखो दोनों की शक्ल, टोटल और वेरिएबल की शक्ल देखो, क्या दिखने में दोनों एक जैसी है? क्या दिखने में दोनों एक जैसे हैं? क्या दिखने में दोनों एक जैसे हैं? यस सर। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जरा जल्दी बोलो। अंशरा जल्दी बोलो, सरोज जल्दी बोलो, दोनों में फर्क क्या है? टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में फर्क क्या है? अब्दुल्ला, हम्माद, मरियम जल्दी बोलो, फर्क क्या है? फर्क क्या है दोनों में? डिफरेंस बताओ। ये रही वेरिएबल, ये रहा टोटल। फर्क क्या है? शक्ल तो दोनों की बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? सर एक ओरिजिन से शुरू हो रही है, वेरिएबल ओरिजिन से शुरू हो रही है, क्योंकि अगर आउटपुट जीरो था तो वेरिएबल भी जीरो थी, है ना? लेकिन टोटल जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल में क्या शामिल है? टोटल में क्या शामिल है? टोटल कॉस्ट में क्या शामिल है? टोटल कॉस्ट में क्या शामिल है? सर टोटल कॉस्ट में क्या शामिल है? जल्दी बताइए, टोटल कॉस्ट में क्या शामिल है? शाबाश हम्माद। टोटल में फिक्स कॉस्ट शामिल है। सही है। फिर जैसे जैसे वेरिएबल में चेंज आ रहा है वैसे वैसे, जैसे जैसे वेरिएबल में चेंज आ रहा है वैसे वैसे टोटल में भी चेंज आ रहा है। अग्री? जैसे जैसे वेरिएबल में चेंज आ रहा है वैसे वैसे टोटल में भी चेंज आ रहा है। अग्रीड? यस सर अग्रीड। यस सर अग्रीड। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात सर? अच्छा एक बात बताओ, टोटल और फिक्स के दरमियान क्या है? टोटल और फिक्स के, अबे क्या हो गया? टोटल और फिक्स के दरमियान क्या है? इन दोनों के दरमियान में जो जगह है वो क्या है?
जरा टोटल में से फिक्स को वेरिएबल को माइनस करना, क्या बचेगा? अच्छा ये गैप बिल्कुल बराबर है, जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, बराबर बराबर पैरेलल चलती है, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल साथ साथ चल रही है। बोलो इन दोनों के दरमियान ये जो गैप है, ये गैप क्या शो कर रहा है? ये गैप बताऊं क्या शो कर रहा है? ये गैप शो कर रहा है, क्या पता है? हाँ शाबाश हम्मद, ये गैप फिक्स कॉस्ट का है जो चेंज नहीं हो रहा। ये गैप फिक्स कॉस्ट का है जो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए पैरेलल गैप बनता चला जा रहा है। तो जैसे हम हमारी शक्लें जो हैं या हमारे दादा दादी नाना नानी या माँ बाप से मिलती हैं, ऐसे ही है ना, ठीक उसी तरीके से टोटल कॉस्ट का जो बिहेवियर है वो उसके पेरेंट्स से मिलता है। वेरिएबल जैसा होगा और उसमें जो चेंज आएगा वो वेरिएबल जैसा आएगा, लेकिन फिक्स्ड और वेरिएबल में जो गैप होगा वो किसका होगा? वो किसका होगा? वो फिक्स का होगा। कॉपी कर लो, देखो कॉपी कर लो कसम से। अगर किसी को समझ में नहीं आया ना तो वो मुझसे फिर पूछेगा, मैं उसको वॉइस मैसेज बनाकर भेज दूंगा, भाई कंफर्म करो, क्लियर करो इसको। किसी के समझ में नहीं आया तो पूछो मेरे बच्चे, ये बाद में पूछ लेना, मेरा नंबर लो, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, मैसेज करो, बोलो नहीं आ रहा सर समझ में, दोबारा बताओ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में आता है, सही से समझ लो इसको। चलो बस मैं क्लास को यहां रोकूंगा, मैं क्लास को यहां रोकूंगा बस। मैंने ये बोला हम्माद कि टोटल की शक्ल दिखने में वेरिएबल जैसी है, लेकिन टोटल ओरिजिन से शुरू नहीं होगा क्योंकि टोटल में शामिल है फिक्स कॉस्ट, ठीक। फिर टोटल और वेरिएबल के दरमियान जो फर्क है, एक बात बता, हम अपना आबान एक बात बता, क्या ये 59 क्या है बता? 59 क्या है? टोटल है। ये 9 क्या है बता? वेरिएबल है। जरा 59 में से 9 को माइनस कर, क्या बचेगा बता? 67 में से 17 को माइनस कर, क्या बचेगा बचा? बता जल्दी बता मेरा बच्चा, क्या बचेगा? 74 में से 24 को माइनस कर बेटा, क्या बचेगा? बचेगा हाँ 50। इसलिए ये गैप जो तू देख रहा है ना, ये गैप बीच वाला, ये सेम है जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना आबान, ये ट्रेन की पटरी की तरह फिक्स गैप है, चेंज नहीं हो रहा। सर चेंज क्यों नहीं हो रहा? सर चेंज